नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, क्या देश भर में कांग्रेस अनटचेबल होती जा रही है? क्या दूसरी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो आज विपक्षी दल की भूमिका पूरे देश में निभा रही हैं, क्या वो सब के सब कांग्रेस से दूर भागना शुरू हो गए हैं? मैं इस पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं अपने उन बहुत से मित्रों को ये वाला आज का वीडियो समर्पित करना चाहूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का वीडियो जरूर देखें, जो कि सुबह उठते ही 7 बजे से लेकर रात को जब तक वो 11, 12, 1 बजे तक सो नहीं जाते, लगातार कांग्रेस के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के प्रशस्ति गान गाते रहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बचाव में पता नहीं कहां कहां से लाकर ढूंढ ढूंढ कर मीम्स देते हैं। और वो तो चलो कांग्रेसी मित्र हैं, बेचारों को ठीक है, आज कांग्रेस में ऊपर के लेवल पे बिल्कुल शून्यता है, लेकिन वो अपनी क्योंकि जड़ों से जुड़े हुए हैं तो बेचारे अपने स्थानीय स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनका सम्मान भी करता हूं उनकी भावना के लिए कि कम से कम वो अपने स्टैंड पर डटे तो हुए हैं। साथ ही मैं अपने उन मित्रों को तो विशेष रूप से कहूंगा कि वो ये प्रोग्राम देखें जो कि किसी ना किसी अपने निजी कारण से के चलते प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या आज की केंद्र सरकार से उनकी नाराजगी है और दिन रात वो भी अपना किसी ना किसी तरह से कांग्रेस के ये तीनों जो दिग्गज नेता हैं, गांधी परिवार है, इसके बचाव में यूं आगे आते हैं, सामने आते हैं कि मान लो उन लोगों ने उनको पेरोल पे रख लिया हो कि लो भाई ये पकड़ो, सुबह से शाम तक बस हमारे प्रशस्ति गान गाने हैं। खैर, उन मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस कार्यक्रम को जरूर देखें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो साहब, मैं बात कर रहा था कि ये जो अनटचेबिलिटी फैक्टर कांग्रेस का पूरे देश भर में आ गया है, उसका असर हमने पिछले बीते हुए 5 जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें तो देखा ही देखा। अगले वर्ष की शुरुआत में जहां की 5 राज्यों का चुनाव फिर से होने वाला है विधानसभा का, उसमें विशेष रूप से जो सबसे प्रमुख रूप से अपनी भूमिका रखता है और 400 सीटों की वजह से देश का सबसे बड़ा राज्य है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अगर वहां की राजनीति के ऊपर नजर डालें तो कांग्रेस 100% अनटचेबल हो गई है, कोई उसको हाथ तक नहीं लगाना चाहता। आज ही जैसे आज बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री मायावती ने 2 बड़ी सिग्निफिकेंट बातें कही। पहली तो यह है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत वो अभी जो वहां संपन्न होने वाले हैं जिला पंचायत के चुनाव, उसमें भाग नहीं लेंगी। दूसरा, उन्होंने एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट करी कि ये जो खबर मीडिया सर्कल्स में या सोशल मीडिया पर फैल रही है या फैलाई जा रही है कि बसपा उत्तर प्रदेश में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह खबर बिल्कुल गलत है, निराधार है। लेकिन कांग्रेस से इसका संबंध क्या है कि मायावती पहले से ही यह घोषणा कर चुकी हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो भी स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी जो जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। बहुजन समाज पार्टी भी थोड़ी आगे पीछे ही थी बीजेपी के साथ। अगर सबसे ज्यादा वहां पर कोई पिछड़ा तो वो थी कांग्रेस पार्टी। पर वो कांग्रेस पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश की जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रभारी हैं, वो तो प्रियंका गांधी हैं, गांधी परिवार का चमचमाता सितारा, जिनके बारे में कभी कहा जाता था
कि ये तो कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है, प्रियंका गांधी नहीं आंधी है, जब ये आएंगी तो उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कांग्रेस यहां पहुंच जाएगी, वहां पहुंच जाएगी। पर साहब, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दल हो, अगर उसको फर्श से अर्श तक यानी आसमान तक, जमीन से आसमान तक की यात्रा पूरी करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जमीन पर उतरना पड़ता है, गली गली की खाक छाननी पड़ती है। केवल ट्वीट कर देने से या सोशल मीडिया पर अपनी टीम के थ्रू मीम चला देने से आप आज के समय में कहीं किसी जगह पर किसी राजनीति में स्थान नहीं बना सकते, ये तय है। अब अगर हम विषय पर लौटे कि कांग्रेस की जो अनटचेबिलिटी फैक्टर है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूर्ववर्ती चुनावों में अगर आप नजर डालेंगे, जिस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को इंपॉर्टेंस दी, यहां पर यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिस भी पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन कांग्रेस के साथ किया और कांग्रेस को तरजीह दी, उसको इंपॉर्टेंस दी, उसकी बात मानी, उसको ज्यादा सीटें दी, उन सभी ने वहां पर मुंह की खाई है। अगर हम बिल्कुल अभी पीछे चलें तो पश्चिम बंगाल में जहां वामपंथी दलों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दी, नतीजा नील बटा सन्नाटा, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ और वामपंथी दलों का भी सुपड़ा साफ। उससे थोड़ी पीछे आ जाइए तो बात कर लेते हैं बिहार की। बेचारे तेजस्वी यादव बहुत मेहनत करी, खूब सभाएं करी, लेकिन गलती क्या कर बैठे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बैठे। और जो मैंने अभी कहा, स्पेसिफिकली नोट करने वाली बात है कि कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी, उनके प्रेशर में आके, उनकी एक नेशनल, एक राष्ट्रीय छवि को देखते हुए। तो इतना सब माहौल उनके फेवर में होने के बावजूद, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद, तेजस्वी यादव वहां सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? तेजस्वी तो सरकार नहीं बना पाए, कांग्रेस भी कुछ मात्र सीटें ही वहां जीतने में कामयाब हो पाई। अगर उससे पीछे फिर बिहार से जुड़े उत्तर प्रदेश के ही चुनावों में चले जाएं तो आपको याद होगा, जिस समय सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तब बहुत प्रचारित किया गया था कि ये दो लड़कों की जो एक गठबंधन हुआ है, ये दो लड़के क्रांति ला देंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे। तो साहब, कांग्रेस ने तो अपनी जमीन पहले ही खो दी थी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी औंधे मुंह गिरी। जितना अपेक्षित था उनको उतनी भी सीटें नहीं मिली। उसके बाद वो गठबंधन टूटने के बाद जो अखिलेश यादव ने कानों को हाथ लगाया कि भैया अब आज के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यहीं पर अगर आप दूसरी तरह से देखें कि कांग्रेस के साथ जिन दलों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया और अपनी पकड़ बनाकर रखी, वहां पर उन लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ। तमिलनाडु को अगर आप ले लीजिए तो तमिलनाडु में डीएमके ने जो कांग्रेस के साथ पैक्ट किया तो उसने कांग्रेस को उसकी हैसियत के मुताबिक थोड़ी बहुत सीटें दी कि लो भैया, ये आपके पास झुंझुना है, कोने में बैठकर बजाते रहो, और डीएमके ने चुपचाप अपनी सरकार बना ली। तो ऐसे पिछले कितने ही आप इलेक्शंस के ऊपर जब नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जो एक निराशा की, हताशा की एक स्थिति बन गई कांग्रेस के दिमाग में, और एक कुशल नेतृत्व की अनुपस्थिति, यानी कि जो केंद्र में जो इनके नेता बैठे हैं, भले ही वो श्रीमती सोनिया गांधी हो, भले वो राहुल गांधी हो, भले प्रियंका गांधी हो। अब चूंकि ये गांधी परिवार, इस परिवार से बाहर कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली नेता कांग्रेस के पास हैं, लेकिन वो उनको कुछ करने नहीं देता। अगर वो कुछ बोले तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ऐसे में वो जो हताशा और निराशा लगातार इस देश की जनता ने देखी है, दूसरी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने देखी है,
तो उसकी परिणति ये हुई है कि जहां एक और जनता ने कांग्रेस को नकारना शुरू कर दिया, उसके बाद वहीं दूसरे जो गैर कांग्रेसी विपक्षी दल जो उसके साथ गठबंधन कर रहे थे, धीरे धीरे उन लोगों ने भी इस बात को समझ लिया कि या तो आप कांग्रेस से दूरी बनाकर रखिए या कांग्रेस को उसकी हैसियत के मुताबिक थोड़ी सी सीटें दीजिए, जैसे तमिलनाडु वालों ने किया, या फिर अगर आपने उनकी हैसियत से ज्यादा, उनकी क्षमता से ज्यादा कांग्रेस को सीटें दी तो आप अखिलेश, तेजस्वी या वेस्ट बंगाल के वामपंथी दल बनने को तैयार रहिए। अब सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों के साथ जब गठबंधन करती है तभी उसकी ये हालत बुरी हो रही है। अगर आप एक आकलन कीजिए दिल्ली के चुनाव का, 2013 के चुनाव में तो कांग्रेस का अपना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वो भाजपा की अपनी कमजोरी थी कि आम आदमी पार्टी थोड़ी आगे बढ़ी और भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में होते हुए भी वहां पर सरकार दिल्ली में नहीं बना पाई। लेकिन जब 2013 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद दिल्ली ने 2 विधानसभा के चुनाव देखे, 2015 और 2020। उन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही रसातल को चली गई और उनको एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण क्या था दोस्तों? उसका कारण था अंध मोदी विरोध के चलते अपने आप को खत्म करके भी उन लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के एमएलए का चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स ने आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ जिताया बल्कि अपनी जमीन हमेशा हमेशा के लिए नहीं तो आने वाले बहुत वर्षों के लिए खो दी। उसी का परिणाम है कि दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जैसे एक धूर्त प्रवृत्ति के, एक मक्कार प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री को झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये जो गलतियां पूर्व में उत्तर प्रदेश में बसपा भी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी कर चुकी है और बाकी सब पार्टियों ने भी देश के अन्य अन्य राज्यों में जो गलती की है, अब वो सभी उस गलती को सुधारने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी का कारण था कि दिल्ली में जो शरद पवार के घर पर बैठक हुई, उस बैठक में विपक्ष के कई नेताओं को बुलाया गया, वो लोग आए भी, लेकिन कांग्रेस को उस बैठक से दूर रखा गया। बाकी भी अगर आप नेशनल लेवल पर देखें तो गैर कांग्रेस, गैर भाजपा थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद लगातार चल रही है। बहुत से मुख्यमंत्री, बहुत से पुराने नेता, शरद पवार जैसे नेता, वो इस कवायद में लगे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को छुए बिना गैर भाजपा एक विपक्ष का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा मंच तैयार कर लिया जाए जिसके लिए कि 2024 में भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि दोस्तों, मेरा अपना अभी भी यह मानना है कि अगर इस देश में भाजपा के अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय चरित्र वाली पार्टी है जिसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उसका अपना एक कैडर बेस्ड है, उसकी एक मान्यता है, उसकी एक स्वीकार्यता है, तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। 2024 के चुनाव के लिए आज भी मैं ये कहना चाहूंगा बड़े कन्विक्शन के साथ कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार का अपना मोह त्याग कर किसी योग्य व्यक्ति को जो संगठन को बना सके, चला सके और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के मुकाबले 2024 में खड़ा कर सके, अगर कोई ऐसा अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो दिन रात मैसेजिंग खेलने में लगे रहते हैं, उनको प्रयास इस बात का करना चाहिए कि कांग्रेस का गांधी परिवार के साथ छुटकारा हो और कोई संगठन को आगे चलाने और बढ़ाने वाला नेता कांग्रेस को मिले। अब वापस लौटकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर आते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बन गई है कि जहां कांग्रेस अपने अनटचेबिलिटी फैक्टर के चलते
किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन का दोस्त ढूंढने में नाकामयाब है, असफल है, वहीं पर अखिलेश समाजवादी पार्टी को साथ में लेकर पूरी तरह से 2022 के चुनाव की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती, वो भी पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जोर शोर के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। वहीं पर कांग्रेस अभी भी वहां पर अपनी या तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, या फिर बेचारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो बड़ी आशा भरी नजरों से प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ देख रहे हैं कि वहीं वहां से कुछ निर्देश आए, कोई नया ट्वीट। अब निर्देश भी उनको ट्वीट के थ्रू पता लगता है या सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है, वहां तक उनकी पहुंच तो है नहीं कि जाकर प्रियंका दीदी को वो कुछ अपने मन की बात बता पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये बात तय है कि देश के अन्य राज्यों की तरह अभी भी जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरल और असम के ऊपर नजर डालें तो भारत में पिछले कई चुनावों से एक परंपरा बहुत विकसित होती जा रही है कि क्लियर मैंडेट मिलना शुरू हो गया है। आप किसी भी राज्य पर नजर डाल लीजिए, आप पूरे देश की राजनीति के ऊपर नजर डाल लीजिए। इवन अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो वहां पर भी 2007 में जहां उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मायावती जी को पूरी तरह से बहुमत दिया, वहीं 2012 में उन्होंने अखिलेश यादव को मौका दिया पूरे बहुमत के साथ। वहीं 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को मौका दिया। वो खंडित जनादेश नहीं था, तो कुछ ऐसा ही जनादेश फिर से यूपी की जनता देने की तैयारी में है। अब उस जनादेश को कौन भुना पाता है, वो भाजपा होगी, बसपा होगी, सपा होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर एक बात तो मैं बड़े निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो कांग्रेस नहीं होगी। तो कांग्रेस को मेरी इस बात पर सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि अगर वो देश की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनी रहने देना चाहती है तो उसको अपने संगठन के पुनर्गठन के ऊपर ध्यान देना होगा और संगठन को ही आगे बढ़ाना होगा। ट्वीट और सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर आकर सड़क की राजनीति करनी होगी, मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हराने का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। साथ ही मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आता है उस डाटा के अनुसार हमारे देखने वाले तो बहुत हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते। इसलिए आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।